Hey everyone, so let's talk about case control study. So what is case control study? ये बेसिकली वाली स्टडी है जो अपन फर्स्टली देखते हैं। अगर अपन को कुछ ऐसा पता चला कि यार ये जो डिजीज़ है ना, ये इस एजेंट की वजह से हो रही है या इस कॉज की वजह से हो रही है, तो जो अभी ये हाइपोथेसिस है, बट अपन को इसको प्रूव करना है कि यही चीज़ एग्जैक्टली है। तो ये इसका फर्स्ट अप्रोच अपन केस कंट्रोल स्टडी से करते हैं। अब ये जो केस कंट्रोल स्टडी है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहली बात, ये हमेशा तब स्टार्ट होगी जब पहले ही एक्सपोजर हो चुका है, जब डिजीज़ हो चुकी है, पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं, अपन उसके बाद करते हैं इसको। ओके। सेकेंड पॉइंट, ये हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि पीछे देखने की स्टडी है। जब चीज़ें हो चुकी है तो अपन पास्ट में रिकॉर्ड्स देखते हैं या इंटरव्यूज देखते हैं, लोगों से पूछते हैं। ओके, अपन कुछ नया नहीं कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव है, डिजीज के ऑनसेट और खत्म होने के बाद स्टार्ट हुई है। एंड थर्ड थिंग इज, यहाँ पे अपन जो कंपैरिजन लेते हैं कि इसको हुआ है इसको नहीं हुआ, ये जो कंपैरिजन अपन कर रहे हैं स्टडी के बीच में, ये अपन एज अ सपोर्ट यूज करते हैं अपने एविडेंस को प्रूव करने के लिए, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। ओके, ये स्टडी क्यों की जाती है? तो इसका एक ही एजेंडा ये है कि अपन जब वो किए हैं कि ये एसोसिएशन है कि कॉज और डिजीज के बीच में, तो इस बात को अपन प्रूफ करने के लिए इस स्टडी को यूज करते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं कि इसके स्टेप्स क्या क्या है, तो इसके मोस्टली 4 स्टेप्स होते हैं। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ एनुमरेट कर रही हूँ। पहला है कि अपन सिलेक्ट करेंगे अपने केसेस को। सेकेंड थिंग, अपन क्या करते हैं, अपन मैचिंग करते हैं। मैचिंग मतलब कि ये देखते हैं अपन कि ये कंडीशन में अपना केस रहा और ऐसी ऐसी सिमिलर कंडीशन में ही अपना कंट्रोल रहा। तो ये जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं इसको मैचिंग बोलते हैं। जब अपन ने ये कर लिए तो उसके बाद थर्ड चीज अपन करते हैं एक्सपोजर चेक, कि किसको कितना एक्सपोजर मिला है। डिजीज वाले को ज़्यादा तो नहीं मिला, नॉन डिजीज वाले को कम तो नहीं मिला। ये अपन को हेल्प करता है स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि कोई कॉज किसी डिजीज से कितनी स्ट्रेंथ पे एसोसिएटेड है। और फिर लास्ट चीज अपन एनालिसिस करते हैं। ओके, सो सबसे पहला वाला स्टेप जो है सिलेक्शन ऑफ केसेस एंड कंट्रोल्स, वो मैं डिटेल में समझाती हूँ। तो ये इसकी स्टार्टिंग कैसे होंगी, अपन सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि अपने लिए केस क्या है। और ये डेफिनेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली है ओवर द स्टडी, या फिर प्लेस टू प्लेस या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। ये एक स्टैंडर्ड रहेगा। ओके, ये स्टैंडर्ड कैसा हो सकता है? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हो सकता है किसी डिजीज का, कि ये चीज़ें हैं तभी ये पर्सन को अपन डिजीज गिनेंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या अपन इस इंसान को अपनी स्टडी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये दो चीज़ें के बाद ही अपन सेट करते हैं कि ओके ये पर्सन डिजीज्ड है। ये अब लोगों को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? अपन हॉस्पिटल से कलेक्ट कर सकते हैं या जनरल पॉपुलेशन से कर सकते हैं, किसी एक टाउन में जाके कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग अपन जो करेंगे वो है कि कंट्रोल्स को सिलेक्ट करना। कंट्रोल्स मतलब वो जो नॉन डिजीज है। सो अपन कंट्रोल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो कंट्रोल्स वो लोग हैं जिनको डिजीज नहीं हुई बट वो सेम इन्वायरमेंट में रहे, वो सेम उसमें रहे, क्या नाम है, कंडीशंस में रहे, एक्सपोजर में भी रहे। ओके, बट उनको बेसिकली बीमारी नहीं हुई है। तो अपन ये कहाँ से ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपन के हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आए उनके रिलेटिव्स को ले सकते हैं, या अगेन अपन जनरल पॉपुलेशन में से ले सकते हैं, या कि अपन वो ले सकते हैं कि ओके इस घर में कोई डिजीज़ था, बाजू वाले घर से जो नेबर है जिसको डिजीज़ नहीं हुई, अपन ने उसको कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया। ऐसे अपन किसी को भी ले सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना स्टेप मैचिंग। अब मैचिंग में अपन हर वो एस्पेक्ट को गिनते हैं जो अपन को लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है अपनी स्टडी के लिए, ये डिजीज से कुछ ना कुछ वो कर सकता है। क्या कर सकता है? रिलेट कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है। वो सारे फैक्टर्स में अपन मैच करते हैं कि केस में थे और कंट्रोल केस में थे, कितने क्या थे। अपन वो चीज़ को, हर चीज़ को टैली करते हैं। ओके, प्रोसेस बाय विच वी सिलेक्ट अ कंट्रोल इन सच अ वे दैट दे आर सिमिलर टू केस विथ रिगार्ड टू सर्टेन फैक्टर्स। ओके, इसमें अपन कंफाउंडिंग फैक्टर्स भी सेट करते हैं। कंफाउंडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि यूजुअली साथ में होते किसी कॉज के, बट वो अपने आप में भी एक रिस्क होता है उस डिजीज के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि अल्कोहलिक्स को जो है वो यूजुअली इसोफेजियल कैंसर होता है, बट
ज़्यादातर अल्कोहलिक्स साथ में सिगरेट भी पीते हैं, तो और सिगरेट भी अपने आप में ईसोफेजियल कैंसर कॉज कर सकता है। तो सिगरेट यहाँ पे कंफाउंडिंग फैक्टर हुआ कि वो अल्कोहल के साथ अक्सर पाया जाता है और वो अपने आप में ईसोफेजियल कैंसर के लिए एक रिस्क है। ओके, सो ये कंफाउंडिंग फैक्टर की मीनिंग हुई। स्टेप जो अपना है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर। तो अपन मेजर कैसे करेंगे एक्सपोजर को, कि एक्सपोजर क्या चीज़ का कैसे है, उसकी एक डेफिनेशन सेट करते हैं, क्योंकि इतना इतना ये चीज़ से एक्सपोज होने पे ये है। ओके, उसके बाद में अपन सेकेंड चीज़ क्या करते हैं, अपन उसमें भी स्टैटास बनाते हैं कि ये थोड़ा एक्सपोजर है, ये ज़्यादा मीडियम एक्सपोजर है, ये हाईएस्ट एक्सपोजर है, ऐसे अपन उसको भी लेवल अप करते हैं। और फिर अपन इससे एक्चुअली में फ़ायदा ये होता है कि अपन को एसोसिएशन पता चलती है कि ज़्यादा एक्सपोजर से ज़्यादा डिजीज़ की रिस्क बने क्या, तो अपन एक्चुअली मेजरमेंट से ये पता करते हैं। ओके, अब अपन एक्सपोजर कैसे मेजर करेंगे लोगों के केस में, तो अपन बेसिकली दोनों लोगों से सेम तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यूज़ के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू, या फिर क्वेश्चन आयर्स के थ्रू, या फिर पास्ट रिकॉर्ड स्टडी करके, और फिर अपन ऐसे मेजर करते हैं कि कौन इस चीज़ से कितना एक्सपोज हुआ है। ओके, इसके बाद में लास्ट स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस में अपन दो चीज़ें बेसिकली फाइंड करते हैं। पहली चीज़ ये रहती है कि क्या अपना जो कॉज अपन समझ रहे थे वो सच में डिजीज से एसोसिएटेड है या नहीं, और सेकंड चीज़ अगर एसोसिएटेड है तो कितनी स्ट्रेंथ पे एसोसिएटेड है। अब एसोसिएशन के लिए भी कुछ तरीके के सेटअप्स होते हैं। सबसे पहले अपन एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट के टॉप इसमें अपन लिखते हैं कि डिजीज़ है या डिजीज़ नहीं है दूसरे कॉलम में, और इधर अपन लिखते हैं कि एक्सपोजर मिला था या एक्सपोजर नहीं मिला था, और फिर अपन हर लोग जिनको डिजीज़ थी और एक्सपोजर भी था उनका नंबर लिखेंगे, जिनको डिजीज़ नहीं थी बट एक्सपोजर था उनका नंबर लिखेंगे। ऐसे अपन चारों सेक्शंस फिल करते हैं। ओके, अब एक्सपोजर रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो अपन सबसे पहले ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो डिजीज़ थी और एक्सपोजर भी प्रेजेंट था, और उसको डिवाइड करेंगे उन लोगों से जिनको डिजीज़ थी, एक्सपोजर भी था, और जो लोगों को डिजीज़ थी बट एक्सपोजर नहीं था। ओके, इंटू अपन 100 करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा क्या रेट एक्सपोजर का केसेस कॉज करता है। ओके, अब उसके बाद में एक्सपोजर रेट अपन कंट्रोल्स को अगर चेक करना है तो अपन सेम चीज़ जिनको नहीं थी यानी B/B+D इंटू 100। ओके, इफ द एक्सपोजर, अगर एक्सपोजर रेट इन केसेस ज़्यादा आ रहा है एक्सपोजर रेट इन कंट्रोल से, तो मतलब कि डिजीज़ और केस के बीच में एसोसिएशन है। ओके, अपन का स्टडी सही चीज़ कर रही है। मतलब इसको एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं ऐसे, जैसे कि ऑड रेशो वही होता है कि अपन A/D/B/C कर देते हैं, और इससे अगर इसका 1 से ज़्यादा आ रहा है तो अपना आंसर बनता है कि एसोसिएशन है, और 1 से कम है यानी एसोसिएशन नहीं है, बल्कि उल्टा पड़ जाता है, यानी कि कॉज जो है जिसको अपन कॉज समझ रहे थे वो चीज़ अपन को डिजीज से बचा रही है। 1 से कम आने की मीनिंग ये होती है। तो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ कि इस स्टडी के क्या क्या एडवांटेजेस है, तो इसके एडवांटेजेस ये है कि बहुत कम एक्सपेंसेस पे अपन अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये बहुत ही आसान होता है कैरी करने में, कोई रिस्क नहीं बन रहा पेशेंट्स पे, कुछ नहीं हो रहा। ओके, तो ईजी टू कैरी आउट, इनएक्सपेंसिव, नो रिस्क, रिजल्ट्स ऑब्टेन रैपिडली, अपन को फट से कुछ टाइम में स्टडी कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा फॉलोअप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और रेयर और क्रॉनिक डिजीजेस के लिए अच्छा है ये। डिसएडवांटेजेस के लिए अपन क्या करेंगे, डिसएडवांटेजेस में क्या क्या है, तो सबसे पहले एक ये हो सकता है कि आपने जब इंटरव्यू किए तो आप बायस हो गए कि ये चीज़ तो ऐसी ऐसी है, इसका आंसर ऐसे से बनेगा। आपने क्वेश्चन ही उस अंदाज में पूछे कि पेशेंट आपको वो आंसर दे रहा है जो आप चाहते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ बायस। उसके बाद में किसी से आपने ज़्यादा देर इंटरव्यू कर लिए, किसी से आपने कम देर इंटरव्यू कर लिए, तो जिससे ज़्यादा इंटरव्यू किए वो आपको कुछ और बता रहा है, आपकी स्टडी फेल हो जाएगी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक को इक्वल टाइम दें इंटरव्यू के लिए। उसके बाद में फिर इंसिडेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड, आप पूरे इंसिडेंट्स मेजर नहीं कर सकते हैं। आप एसोसिएटेड और कॉजेटिव फैक्टर के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। जैसे कि एसोसिएटेड और कॉजेटिव फैक्टर ये होता है कि कॉजेटिव मतलब एक्चुअल में उसकी वजह से डिजीज हो रही है, एसोसिएटेड मतलब वो कॉज के साथ में अक्सर करके फाइंड किया जाता है, तो लेकिन वो अपने आप में डिजीज नहीं कर रहा।
तो एसोसिएटेड फैक्टर और कॉजेटिव फैक्टर के बीच में डिफरेंस ये स्टडी नहीं बता सकती।